A resistor of 50 ohm, inductor of 25 ohm. देखो क्वेश्चन नंबर 1, a resistor of 50 ohm, inductor of 20 by pi Henry, capacitor of 5 by 5, capacitor of 5 by pi, 5 by pi microfarad. Okay, we are connected in series, are connected in series to AC source, 230 volt, 50 hertz. 50 hertz. Find the impedance of the circuit. Find the impedance of the circuit. ये सर्किट का impedance कितना है निकाल के बताओ. ओके, तो सबसे पहले तो हमको ये पता करना है कि ये सर्किट है कौन सा. ये 600 केस जो हम पढ़े उसमें से एक है कौन सा. तो ऑफकोर्स यहाँ पे रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर सारे हैं. इसका मतलब है ये आरएलसी सर्किट होना चाहिए. तो अगर ये आरएलसी सर्किट है तो इन दैट केस हमारा यहाँ पे क्या आर कितना हमको चाहिए, एल एक्सएल कितना चाहिए, एक्ससी कितना चाहिए, क्योंकि जेड का वैल्यू तो ये हो गया. तो इसमें हमारा आर भी चाहिए, एक्सएल भी चाहिए, एक्ससी भी चाहिए. तो लेट अस फाइंड आउट दोज फर्स्ट. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे जेड कितना होता है. पहले आर लिखते हैं. आर का वैल्यू सवाल में हम पढ़ेंगे तो हमको मिलेगा कितना, 50 ओम. फिर एक्सएल लिखते हैं. एक्सएल होता है हमारा ओमेगा एल. सवाल में ओमेगा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा का वैल्यू लिख देंगे 2 पाई एफ इंटू एल. सो ये हो गया 2 पाई एफ इंटू एल, दैट इज 2 पाई इंटू एफ. 50 हर्ट्ज बोला है, इंटू एल का वैल्यू हम लोग लिखेंगे, इंडक्टर मतलब 20 बाई पाई. तो ये पाई के साथ पाई कैंसिल हो गया, तो हमको कितना मिल रहा है अभी, 2000 ओम. फिर हम एक्ससी निकालते हैं. एक्ससी हो गया ओमेगा इंटू सी. ओमेगा इंटू सी होता है क्या एक्ससी, 1 बाय ओमेगा सी होता है. ठीक है, तो 1 बाय ओमेगा सी दैट इज 1 बाय 2 पाई एफ इंटू सी, दैट इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई एफ. फिर से 50 हो गया हमारा. सी का वैल्यू हमको दिया कितना है, 5 बाय पाई माइक्रोफैराड. 5 बाय पाई लिख देते हैं, माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6. तो ये पाई के साथ पाई कैंसिल हो गया. अब देखते हैं कितना मिल रहा है. 10 टू द पावर 6 ऊपर चले गया, 10 टू द पावर 6. नीचे कितना आ रहा देखते हैं, 50 इंटू 5, 250 इंटू 2, 500. तो इसको मैं लिख दूंगा, कुछ मान लेते हैं 1000 लिख रहा हूं, इंटू 1000 डिवाइड बाय 500. तो ये हो गया हमारा 2 मतलब 2000 ओम. तो ये तो रेजोनेंस कंडीशन आ गया. आया समझ में? ये जो कंडीशन बन गया हमारा, रेजोनेंस बन गया. एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी हो गया, तो रेजोनेंट कंडीशन अचीव्ड. तो जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्ससी का होल स्क्वायर रूट ओवर. तो ये विल बी 50 का स्क्वायर प्लस ये 2000 माइनस 2000 स्क्वायर रूट ओवर. आई थिंक वी आर गेटिंग 50 ओम फॉर दिस. क्या सबको समझ में आया क्वेश्चन? ओके, अगला क्वेश्चन लिखते हैं.
सर एक मैंने स्क्रीन भेजी ना, मैंने अगर पैरेलल वाला किस टाइम करना जो हमारा डिस्कशन है वो डिस्कशन यही सब का ऊपर है। ओके क्लियर? चलो अगला लिखते हैं। ये सब सीरीज में ही करेक्ट होता है, जहां पे भी करेक्ट होता है, तो इसलिए हम लोग सीरीज ही पढ़ रहे हैं। ओके अगला क्वेश्चन लिखो, काफी आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूं, बताना मेरे को। लिखो ए कॉइल हैज इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी, एट व्हाट फ्रीक्वेंसी इट्स रिएक्टेंस विल बी। नंबर 2 ए कॉइल हैज इंडक्टेंस 1 हेनरी, at what frequency the reactance is ये वाला लाइन मैं हटा देता हूं, सब क्वेश्चन यहाँ पे मुश्किल पड़ेगा। reactance is 31420 31420। Okay. Next, what will be the capacity of the capacitor required for the same reactance? What will be, or what is the, लिख सकते हैं, what is the capacity of the capacitor required for the same reactance? ओके तो सेम रिएक्टेंस के लिए कितना कैपेसिटी का कैपेसिटर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये हम समझते हैं कि इसमें जो दिया क्या है हमको, कि इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस इतना है, तो क्या होना चाहिए, व्हाट विल बी द रिएक्टेंस। क्वेश्चन आधा है क्या? एट व्हाट, अच्छा ठीक है, एट व्हाट फ्रीक्वेंसी द रिएक्टेंस इज 3142। तो फिर 3142 क्या चीज है इस क्वेश्चन में? 3142 क्या चीज है, क्या है? ये सब टर्म को देख के, हाँ एक्सेल, हाँ एक्सेल इज इक्वल टू 3142 है, एक्सेल इज इक्वल टू 3142 ओम। ओके हमको पूछा है कि F कितना होना चाहिए, तो हम लिखते हैं एक्सेल का फॉर्मूला 2 पाई FL इज इक्वल टू 3142। ये F पाई को 3.142 लिख देते हैं, 2 into 3.142 F, ये तो चाहिए मेरे को, L का वैल्यू 1 दिया है, इज इक्वल टू 3142। तो F का वैल्यू हो गया हमारा 3142 बाय 2 into 3.142। ये हमारा 1000 आ रहा है ऊपर, बाय 2 500 हर्ट्ज। बताओ ये फ्रीक्वेंसी बारे में पता चला क्या सबको? बोलो। चलो अब हमको बोला है कि वही फ्रीक्वेंसी में कितना कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ले ताकि रिएक्टेंस हमारा उतना ही आ जाए। ओके तो इसका रिएक्टेंस 3142 है, तो कैपेसिटर का रिएक्टेंस भी 3142 होना चाहिए। अब बोला है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन Xc इज इक्वल टू 3142। ओके क्वेश्चन का हिसाब से Xc का वैल्यू अभी 3142 हो गया। अब हमको C निकालने के लिए बोला है, तो कैसे निकालेंगे? 1 by 2 pi Fc is equal to 3142। बिकॉज C is required, तो C को ले लेते हैं इधर, C चलेगा इधर, ये सब इधर नीचे आ गया। 1 by 2 pi F into
2 पाई f इंटू 3142 हो गया। अब ये वैल्यू सब डालते हैं, इसको नोट कर लिया क्या या याद रह गया होगा, है ना? चलो मिटाता हूं इसको, जगह नहीं मिला लिखने के लिए। तो अब हमारा इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। f का वैल्यू हमको मिला 500, तो लेट मी पुट दोज वैल्यूज। इट इज कमिंग व्हाट 1/2 इंटू, ये पाई को लिख देता हूं मैं 3.142 इंटू ये 3142 हो गया इंटू 1000 है क्या? f 500 है। बताओ इतना समझ में आया सबको? यस सर। तो ये 2 पाई f तो 3142 ना कारण सर, 2 पाई f तो 3142 होगा ना? 2 पाई f 3142 कहाँ है? टू पाई f 3142 का, अच्छा यहाँ पे मिला है क्या? l का वैल्यू 1 लेंगे तो हाँ डाल सकते हो, वो भी ऐसे हो रहा है। तो 2 पाई f 3142 तो हो ही रहा है। ये 2 है, ये 500 है, 2 इंटू 500 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3142 आया। ठीक है कि नहीं? इज इक्वल टू 2 पाई f, इसीलिए 3142 क्योंकि L 1 दिया है बोलकर, लेकिन 2 पाई f का कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है 3142। ओके ना? तो ये हो गया हमारा कितना 3142 दो बार आ गया इसका स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इज समथिंग अराउंड 3.142 जो है ना, उसको हम लोग लेते हैं अराउंड 10 ही लेते हैं, नियर इक्वल टू कर सकते हैं 1/10। 10 होता है 3.142 के लिए इंटू 10 टू द पावर 6, मतलब 0.1 इंटू 10 टू द पावर -6, 0.1 माइक्रोफारड हो गया। बताओ समझ में आया? यहां से नियरली इक्वल टू लिख दिया हूं एक लाइन, तो नियरली इक्वल टू लिख के अपना सब लिखना। बोलो रे, समझ में आया कि नहीं? यस सर। अगला क्वेश्चन लिखो। देखो, an alternating EMF on alternating EMF is equal to 200 sin 100 pi t is applied to circuit containing is applied to circuit containing 1/pi Henry. Write equation for instantaneous current. Write equation for instantaneous current. Okay, write equation of instantaneous current. What is the reading of the ammeter if connected? What is the reading of the ammeter if
connected to the circuit. ओके, तो ये हमको सवाल में दिया है कि एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज इक्वल टू 200 sin ओमेगा t sin 100 pi t is connected, वोल्ट भी रहेगा ये साथ में. ओके, is connected is applied to a circuit containing 1 by pi Henry. तो सबसे पहले तो डिसाइड करना है कि वो सर्किट कौन सा सर्किट है, बताओगे कौन सा सर्किट है? इंडक्टिव. क्योंकि यहाँ पे 0.1 हेनरी दिया है और रेजिस्टिव के बारे में कोई चीज इंफॉर्मेशन नहीं है, क्वेश्चन में पूछा भी कुछ नहीं है, तो हम इसको इंडक्टिव सर्किट लेके ही करेंगे, कैपेसिटिव तो है ही नहीं. तो इंडक्टिव सर्किट में हमको जो वोल्टेज तो दे दिया है, करंट का इक्वेशन निकालने के लिए, इंडक्टिव सर्किट में करंट का इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? पहले तो आई नॉट निकालना पड़ता है. आई नॉट कैसे निकलेगा? ई नॉट बाय एक्सएल है साइन, ई नॉट बाय एक्सएल. ओके, ये हो गया हमारा आई नॉट. उसके साथ हम क्या करेंगे? साइन जो वोल्टेज के लिए दिया होगा उसके साथ हम फेज एंगल, कितना फेज एंगल चेंज करेंगे बताओ? -π/2. बस, इंडक्टिव सर्किट है तो वोल्टेज करंट में फेज एंगल 90 डिग्री हो जाएगा. तो वो लिखेंगे इन इंडक्टिव सर्किट, ऐसे लिख सकते हैं. द सर्किट इज इंडक्टिव, प्योरली इंडक्टिव लिख सकते हैं. So current lags voltage by π/2. हो गया. अब हम लोग वोल्टेज का इक्वेशन पहले लिखते हैं. E is equal to 200 sin 100 pi t, मतलब ये हो गया हमारा E नॉट 200 वोल्ट. ओके, और तो कुछ चाहिए नहीं? हाँ चाहिए. और क्या चाहिए बताओ? आई नॉट निकालने के लिए हमको एक्सएल निकालना पड़ेगा. एक्सएल निकालने के लिए हमको ओमेगा इंटू एल जरूरत पड़ेगा. ओमेगा कितना है? ये पूरा. एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल. ओमेगा हो गया 100 पाई इंटू एल का वैल्यू 1 बाय पाई दिया है. तो आई थिंक इट इज कमिंग समथिंग 100 ओम जैसा. ओके, तो व्हाट इज आई नॉट नाउ? ई नॉट बाय एक्सएल 200 बाय 100 इज इक्वल टू 2 ओम एम्पियर. बताओ ना, समझ में आया इतना? और बोला इंस्टेंटेनियस करंट के लिए एक्सप्रेशन लिखो. I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2. लेग बोला हो तो लेग हो गया. आई नॉट का वैल्यू हो गया 2 साइन ओमेगा टी का मतलब कितना दिया है यहाँ पे? 100 पाई टी माइनस π/2. बोलो, किसी कोई दिक्कत? चलो, साथ में क्या बोला? व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द एमीटर इज कनेक्टेड इन द सर्किट. एमीटर हमको कौन सा रीडिंग देता है? पिक वैल्यू देता है, आरएमएस वैल्यू देता है. तो आई आरएमएस निकालते हैं. लिख सकते हो एमीटर gives the RMS value of current तो I is equal to I RMS is equal to I नॉट बाई √2, यह हम जानते हैं.
तो I02 है बाय √2, मतलब एक √2 हो गया 1.14, ऐसे कुछ होता है ना √2 का वैल्यू 1.41 एम्पियर। क्या पता चला सबको? यस सर। चलो लिख लो इसको, अगला क्वेश्चन करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखो, ए 1.5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, ए 1.5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर has a capacitive reactance of 12 volt. What is the frequency of the source? If the frequency is doubled, what is the effective capacitive reactance? If the frequency is doubled, what is the capacitive reactance? What is the capacitive reactance? Okay. हो गया ना? बताओ कैसे करें? अच्छा, ये सेकेंड पार्ट का आंसर क्या होगा बोल सकते हो क्या? विदाउट कैलकुलेशन एक्चुअली एक होना चाहिए। सेकेंड पार्ट जो दिया है उसका कैलकुलेशन जो है बिना उसका जो वैल्यू है बिना कैलकुलेशन का ही निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जो कैपेसिटेंस रिएक्टेंस होता है वो होता है 1/2 पाई f into c, होता है ना 1/2 पाई f into c। इसका मतलब है कि कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं सेकंड पार्ट में आगे आ जाऊं, c is equal to 1/2 pi f into c, सॉरी ये xc है, implies xc is equal to 1/f proportional to 1/f, xc proportional to 1/f। मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस घटेगा, रिएक्टेंस कैपेसिटेंस है, रिएक्टेंस घटेगा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डबल हुआ मतलब रिएक्टेंस क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। मतलब सेकंड पार्ट का अगर मैं पूछूं व्हाट इज द आंसर, ओरल क्वेश्चन है, बोल सकते हैं सब कोई। कितना होगा? ओरल क्वेश्चन है, बोलो क्या होगा आंसर? 6 हो। Therefore xc1 by xc2 1/f1 by 1/f2 that is equal to, या फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं 12 by xc2 is equal to f2 by f1 जो कि हो गया 2/1। तो योर xc2 is equal to 6 ओम। मैं तो करके दिखाने के लिए ऐसे करोगे,
नहीं तो नॉर्मली हम लोग कर सकते हैं, डायरेक्ट मुंह में कर सकते हैं क्या होगा कैपेसिटेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सवाल है कि पहला वाला करेंगे कैसे। पहला वाला ओनली कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड, और तो कुछ नहीं है। xc इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी होता है, 1 बाय 2 पाई f इंटू सी हो गया। तो हमको चाहिए क्या, f। तो f का वैल्यू हो जाएगा 1 बाय 2 पाई c इंटू xc, 1 बाय 2 पाई c। कैपेसिटेंस बोला है 1.5 माइक्रोफैराड, so it is going to be 1.5 into 10 to the power minus 6 into xc 2f। हो गया, बस इसको कैलकुलेशन करना है, जो निकलेगा वही आंसर हो गया। थोड़ा बहुत अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ऐसे आना चाहिए। 1.5 into 12 18 होता है, 18 into 2 36 होता है, 36 का इसको 22/7 कर दो, 10 to the power 6 ऊपर चले गया, by 36 into 22/7, तो ये चलेगा ऊपर 7 into 10 to the power 6 by 36 into 22, मतलब 72 आ गया, 792। ओके, इसको अगर हम 7000 कर देंगे बाय 792 इंटू 10 to the power 3, 7000 by 792। सोच लो इसको 800 सोचो ना, 800 सोचने से कितना आएगा, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72 हो रहा है ना, तो इट इज कमिंग 8 पॉइंट समथिंग आएगा शायद। 7 9 जा कितना 63 होता है, 9 का आसपास रहेगा, बस डिवाइड करना है, इतना इतना होगा, एक दो डिजिट का बाद इतना इंटू 10 to the power 3। क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज। पता चला क्या रे, यस सर। तो नियरली आंसर निकलेगा, एग्जैक्ट तो पूरा निकलेगा नहीं, नियर आंसर निकलेगा। ओके ठीक, चलो अगला सवाल लिखो। रेड, an inductance coil has resistance of 100 ohm. An inductance coil has resistance of 100 ohm. When AC signal of 1000 frequency is applied to the coil, when AC signal of 1000 hertz is connected the voltage leads current by 90 degree. Sorry, the voltage leads current by 45 degree. Calculate the self inductance of the coil. ओके, तो क्वेश्चन पढ़ने का बाद हमको क्या समझ में आ रहा है, ये कौन सा सर्किट हो सकता है। हमको इंडक्टेंस लास्ट में पूछा है, तो इंडक्टेंस तो है इसमें।
प्योरली इंडक्टेंस। नहीं, प्योरली इंडक्टेंस तो नहीं है, आरएल सर्किट है। प्योरली इंडक्टेंस में जो ना वार्ड लगाएगा रेजिस्टेंस, यहाँ पे जो वार्ड है एक रेजिस्टेंस लगाया है, एन इंडक्टेंस कॉइल हैज रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। जैसे मैं पढ़ाते समय बता रहा था ना, ऐसे प्योरली इंडक्टिव हो गया, प्योरली रेजिस्टिव हो गया, प्योरली कैपेसिटिव हो गया, ऐसे सर्किट एक्चुअली में तो एग्जिस्ट नहीं करता है। क्वेश्चन में देगा तो अलग बात है, नहीं तो एग्जिस्ट एक्चुअली नहीं करता है, क्योंकि किसी भी सर्किट में तो हम तो वायर तो लगाएंगे ना, लगाएंगे नहीं वायर, बिना वायर के तो सर्किट हो नहीं पाएगा। अगर वायर लगाएंगे तो इन दैट केस क्या होगा, वायर का तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, मतलब आर तो सब में इन्वॉल्व हो ही जाएगा। आ रहा समझ में? अलग बात है हम थ्योरी में पढ़ते हैं वो प्योरली इंडक्टिव प्योरली कैपेसिटिव में क्या होता है और लेकिन ये बात पक्का है कि आरएल सर्किट हो गया या फिर आरसी सर्किट हो गया फिर आरएलसी सर्किट हो गया, इनमें इंडक्टेंस इंपेडेंस रिएक्टेंस इंपेडेंस ये सब वर्ड का यूज होगा। यहाँ पे लेकिन रेजिस्टेंस वर्ड का यूज हुआ है तो मतलब उसका तो रेजिस्टेंस है, ये तो रेजिस्टेंस आर है, रेजिस्टेंस दिस वन आर है, फिर हमको इंडक्टेंस पूछा है तो एलबी होगा, मतलब आरएल सर्किट है। समझ में आया ना? ये एक तो आरएल सर्किट है। अच्छा, अब बोला है कि आरएल सर्किट है, यहाँ पे करंट जो है वोल्टेज को कितना 45 डिग्री क्या करता है, लेग करता है, लेग ही करता है ना। आरएल सर्किट में करंट वोल्टेज को लेग करता है ना, लीड करता है, लेग ही करता है। कितना एंगल लेग किया यहाँ पे, 45 डिग्री लेग किया। तो हम फिर बनाते हैं उसके लिए फॉर्मूला, tan phi is equal to ओमेगा एल बाय आर। पढ़े हैं कि नहीं बताओ? यस सर। हाँ, तो उससे हमको पता चल गया tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, हमको ये फ्रीक्वेंसी दिया है तो ओमेगा नहीं दिया है तो 2 पाई एफ कर लेंगे, एल बाय आर का वैल्यू 100 दिया है। सही है? तो यहां से आपको मिल जाएगा कितना, ये 100 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1000 इंटू एल। एल मेरे को चाहिए तो ये दो तो जीरो कट जाएगा इसके साथ, मतलब एल का वैल्यू हो गया 1/20 पाई, दिस मच ऑफ हेनरी। हो गया क्या? बताओ, समझ में आया? यस सर। चलो फिर अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल लिखो, an 80 volt 800 watt heater is to be operated. An 80 volt 800 watt heater is to be operated on 100 volt 50 hertz supply, on 100 volt 50 hertz supply. Okay, calculate the inductance of the choke required. Calculate the inductance of the choke required. Calculate the inductance of the choke required. Okay, चलो ये जो देखे होंगे ना हम लोग, ये जो बल्ब होता है हमारा घर में, जो बल्ब आता है
तो उसमें क्या होता है, बल्ब में जो अगर हम उसका डब्बा निकालेंगे, जिस बॉक्स में वो आता है उसको खोलेंगे तो उस मतलब डब्बा देखेंगे तो उसमें लिखा होता है कि उसका पावर क्या है ना, और वो कितना वोल्ट में काम करेगा, ये सब चीज उसमें लिखा होता है, जो जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्या, उसका रेटिंग होता है। यहाँ पे बोला क्या है कि 80 वोल्ट और 800 वाट हीटर जो है उसको हम ऑपरेट करना चाहते हैं 100 वोल्ट पे। कहने का मतलब है उसका वोल्टेज क्या नाम है उसका रेटिंग वो दे दिया है 80 वोल्ट 100 वाट, नहीं सॉरी 800 वाट, मतलब 80 वोल्ट सप्लाई में दोगे तो वो उसका पावर जो कंज्यूम करेगा 800 वाट पावर कंज्यूम करेगा। तो ये जो 800 वाट है वो पावर है और ये जो वोल्टेज है। हमको पता है कि P का फॉर्मूला काफी सारे होता है। P जो है V इंटू आई है ना, ये एक फॉर्मूला है P V इंटू आई। फिर V को पहले में हम जानते हैं कि V होता है I इंटू आर, तो I इंटू आर आई हो गया, मतलब क्या हो गया आई स्क्वायर इंटू आर, ये दूसरा फॉर्मूला है पावर का। एक और फॉर्मूला में हम लगा सकते हैं, V का जगह में लिख सकते हैं V रहेगा, I का जगह में लिख सकते हैं V बाय आर, मतलब V स्क्वायर बाय आर। तो हमारे पास तीन फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू वी आई, ये पावर का फॉर्मूला है, आई स्क्वायर इंटू आर, ये भी पावर का फॉर्मूला है, V स्क्वायर बाय आर, ये भी पावर का फॉर्मूला है। अच्छा, ये जैसे इसका रेटिंग है, क्या ये वाला चीज जो रेटिंग है P दिया है और W दिया है, V दिया है और P दिया है, V इज गिवन और P इज गिवन। V हो गया वोल्टेज, P हो गया पावर, ये दो चीज दिया है। तो ये फॉर्मूला देख के हम उसमें से क्या पता कर सकते हैं, जो हीटर है उसका और क्या पता कर सकते हैं कि वो हीटर में कितना करंट फ्लो कर सकता है सेफली। अगर उससे ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो दैट विल बर्न, जल जाएगा, ओके, फ्यूज उड़ जाएगा उसका, जो भी है कुछ हो सकता है। दूसरा, उसमें रेजिस्टेंस कितना है वो भी पता कर सकते हैं, क्योंकि V और P तो दे दिया है, तो ये फॉर्मूला लगाओगे तो V स्क्वायर बाय R इक्वल टू P है, तो उसमें से R का वैल्यू निकल के आ जाएगा, और ये फॉर्मूला लगाओगे तो उसमें I का वैल्यू निकल के आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? मतलब अगर हमको कोई एक मशीन का या फिर कोई एक इंस्ट्रूमेंट का अगर रेटिंग दे दिया जाता है, रेटिंग में वोल्टेज देता है, पावर देता है, तो उसमें से हमको क्या पता चल जाता है कि कितना मैक्सिमम करंट उसको उसमें अलाउ है, पहली बात। दूसरा, उसका रेजिस्टेंस कितना है, ये दो चीज पता चल जाता है। मतलब if rating is given as power and voltage form, जो कि होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, we can find maximum allowable current, और क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस। ये दो चीज हम निकाल सकते हैं। अगर हमको पावर और वोल्टेज मतलब रेटिंग दे दिया है, तो पावर और वोल्टेज, तो इन दैट केस हम मैक्सिमम करंट जो उसमें जा सकता है वो निकाल सकते हैं, साथ में रेजिस्टेंस उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो करते हैं अभी ये सवाल। ओके, V इज इक्वल टू 80 वोल्ट, P इज इक्वल टू 800 वाट, P is equal to V into I, implies I is equal to P by V, that is equal to 800 by 80,
इज इक्वल टू 10 एम्पियर, ये मैक्सिमम है। इसे कम करंट जाएगा चलेगा, इससे ज्यादा करंट नहीं जाना चाहिए। ओके, फिर P इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय आर, इम्प्लाई R इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय P, 80 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 800 इज इक्वल टू 8 ओम। आया समझ में? ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, मान ले तो इससे वो वाला चीज है, ये कोई चीज है जिसका कि रेजिस्टेंस हमको मिला अभी 8 ओम, और क्या मिला 800 वाट इसका वाटेज है। ऑलराइट, अगर मैं इसमें कोई एक सप्लाई दे दूं, ये 100 वोल्ट का भी बोला तो उसका रेटिंग तो दिया है इसे, लेकिन मैं वोल्टेज ज्यादा वोल्टेज में उसको ऑपरेट कर रहा हूं। मान लेते हैं मैं इसमें 100 वोल्ट दे दिया, ये ऐसी है, पीक वैल्यू 100 वोल्ट है। सोचो क्या होने वाला है, बताओ। ठीक है, आरएमएस इसमें करंट कितना आएगा अभी बताओ। रेजिस्टेंस तो 8 है, रेजिस्टेंस 8 है कि नहीं, वोल्टेज हो गया 100 बाय 8 कितना आ जाएगा करंट, 12.5। तो ये जरा जल जाएगा, है कि नहीं? तो ये जल जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम अलाउबल करंट कितना है, 10 एम्पियर। 10 एम्पियर से ज्यादा नहीं जाना चाहिए इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसमें रेजिस्टेंस थोड़ा बढ़ा देंगे, इसमें रेजिस्टेंस थोड़ा बढ़ा देंगे, कुछ रेजिस्टेंस में अपना तरह से ऐड कर दूंगा। 8 एम्पियर है ना, 8 ओम में मान लेते 2 ओम में ऐड कर दिया। अब कितना करंट फ्लो करेगा अभी बताओ, 10 एम्पियर फ्लो करेगा, मतलब काम बन गया हमारा। लेकिन कुछ प्रॉब्लम है इसमें, क्या है कि हमारा बेकार का पावर वेस्टेज में चले जाएगा। इसमें तो जाएगा क्योंकि सीरीज में है तो 8 तो जाएगा ही, 10 तो जाएगा इसमें, लेकिन ये बहुत सारा पावर खींच लेगा। मेरे बात समझ रहे हो, ये सोर्स से ये भी बहुत सारा पावर खींच लेगा। कौन, ये वाला जो रजिस्टर में लगाया हूं। तो फिर मतलब इसको लगा के हमको नुकसान भी है, पैसा का, एनर्जी का नुकसान है, क्योंकि ये बहुत सारा पावर खींचता है। तो फिर हम बीच का कोई रास्ता ढूंढते हैं कि काम भी बन जाए और ये पावर कंज्यूम जो है वो भी नहीं हो। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें लगा देते हैं इंडक्टर। समझ रहे हो, इस जगह में क्या लगाते हैं, इंडक्टर। तो बोलोगे सर फायदा क्या हुआ इंडक्टर लगाने से? इंडक्टर लगाने से ये फायदा हुआ कि इंडक्टर में जो है हमारा कुछ भी पावर ड्रॉ नहीं होता है। हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे कि फेज एंगल उसमें जो होता है 90 डिग्री होता है, और पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू ERMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। फाई का वैल्यू 90 डिग्री है, तो इसमें कोई पावर कंज्यूम नहीं होगा। लगा मतलब ये लगा, मतलब इसको इफेक्टिव करंट कम करने के लिए यूज हुआ, लेकिन अपने कोई पावर नहीं खींचा। देखा होगा तुम लोग, ट्यूबलाइट जो घर में होता है, देखा हो ना, घर में ट्यूबलाइट जो होता है उसमें एक तो चोक लगाते हैं, चोक तो भारी से होता है थोड़ा, वो लगाते हैं, चोक कॉइल उसको बोलते हैं। वो चोक कॉइल का काम ही है, इसीलिए यहाँ पे एक वार्ड लगा दिया गया, क्या, इंडक्टेंस ऑफ द चोक रिक्वायर्ड। तो हम जब ट्यूबलाइट लगाते हैं, एक तो चोक लगता है उसमें, तो चोक का काम ही होता है कि करंट जो है वो ट्यूबलाइट के अंदर जो है लिमिट करे उसको, लेकिन खुद कुछ पावर ना खींचे, सो दैट हमारा एनर्जी का भी सेविंग हो, और हमारा जो बल्ब है मतलब ट्यूब है, और ट्यूब भी जलते रहे ठीक ठाक।
या समझ में आया कि नहीं? यस सर। चलो यस सर। अब आगे, if the heater will be connected to 100 volt. If the heater will be connected to 100 volt, then current through it will exceed 100 ampere. Sorry, 10 ampere. To limit the current, we will add इंडक्टर, या फिर कनेक्ट कर सकते हैं, विल कनेक्ट इंडक्टर टू द सर्किट। इन सीरीज भी लिख सकते हो, कनेक्ट इंडक्टर इन सीरीज टू द हीटर लिख सकते हो, सो दैट तो इम्पेडेंस नहीं, डायरेक्ट, हाँ इम्पेडेंस दो तो है ना, इम्पेडेंस becomes 10 ampere, 10 ohm. To limit the current to 10 ampere. Therefore, Z is equal to R square plus omega L square root over is equal to 10 ohm. अब सिंप्लीफाई करते हैं, R का वैल्यू कितना 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 50 हर्ट्ज बोला है, 2 पाई इंटू 50 L होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो ये हो गया हमारा कितना 100 पाई L का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64 36 हो गया, तो L या फिर 2 पाई 100 पाई L इज इक्वल टू 6 हो गया, या फिर L इज इक्वल टू 6 पाई 100 पाई, that will make it 3 by 50 pi Henry. आया समझ में सवाल? सर सर आप जब ये बोलिए तो इंडक्टर का पावर जीरो करेंगे, इतना लास्ट क्लास में पढ़ा इतना इंडक्टर है वोल्टेज और करंट रिलेशन कहते हैं, एंगल कहते हैं डिफरेंस, वोल्टेज और करंट रा एंगल रा कहते डिफरेंस था इंडक्टर है, बोलो सर 90 डिग्री। पावर का फार्मूला कौन बाहर निकालो हमें, पावर का क्या फार्मूला निकाले थे, P average is equal to E RMS into I RMS into cos phi, तो अगर phi 90 डिग्री हो गया तो पावर का वैल्यू कितना हो जाएगा उसमें, है ना, इंडक्टर में भी जीरो होता है, कैपेसिटर में भी जीरो होता है, ये दो जगह जीरो होता है। और कुछ डाउट पूछो, बोलो। सर इसमें कैपेसिटर भी लगा सकते हैं क्या? इसमें सर यही वाला क्वेश्चन, इंडक्टर की जगह कैपेसिटर लगा सकते थे क्या? कैपेसिटर जो है ना कॉस्टली होता है, समझा ना, और दूसरा चीज है कि इंडक्टर जो है आसान है, एक तो वायर जैसा है उसको लगा देंगे, ठीक है, और कैपेसिटर में एक और दिक्कत होता है, हम लोग जो होता है कैपेसिटर इलेक्ट्रिक सर्किट को ये यूज करता है, ये इंडक्टिव क्या नाम है उसका, ये मैग्नेटिक एनर्जी जैसा इसको स्टोर करता है, कौन बोलो क्या नाम है उसका, इंडक्टर इसको मैग्नेटिक एनर्जी जैसा स्टोर करता है, ओके।
तो उसमें वो मैग्नेटिक एनर्जी को फिर छोड़ भी सकता है, उसका यूज होता है। इसलिए हम लोग इंडक्टर ही लगाते हैं, कैपेसिटर नहीं लगाते। ओके, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो, 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई a 100 volt 50 hertz AC supply is connected to a series combination of series combination of inductance of 100 millihenry, inductance of 100 millihenry and resistance of 20 ohm and resistance of 20 ohm. Calculate the magnitude and phase of the current. Calculate the magnitude and phase of the current. Calculate the magnitude and phase of the current. Okay, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड फेज ऑफ द करंट। तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, V दे दिया है 100 वोल्ट और F दे दिया है 50 हर्ट्ज, R दिया है 20 ओम, L दे दिया है 100 मिली हेनरी। हमको पूछा है कि I कितना है बताओ और फाई कितना है बताओ। I कितना है बताओ और फाई कितना है बताओ। क्या सोचो, क्या बोल रहे हो, निकाल पाओगे? अच्छा, ये वोल्टेज के बारे में बताओ तो ये क्या वोल्टेज दिया है, आरएमएस वोल्टेज दिया है या पीक वोल्टेज दिया है? क्वेश्चन में जो दिया है 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये आरएमएस वोल्टेज दिया है, पीक वोल्टेज दिया है? आरएमएस। ठीक है, मतलब करंट भी हमारा आरएमएस में ही निकलेगा, वही तो हमको चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट मतलब आरएमएस करंट हमको चाहिए। अगर एमीटर लगाएंगे तो आरएमएस देगा। तो I का वैल्यू क्या है, V बाय Z होगा। यहाँ पे RL सर्किट है, इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। तो V का वैल्यू हमको जो दिया है वो 100 दिया है। Z हमको पता है कि R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर होता है रूट ओवर, दैट इज 100 बाय R स्क्वायर, मतलब कितना हो गया हमारा 20 का स्क्वायर प्लस 2 पाई इंटू F 50 हर्ट्ज बोला है इंटू L हमको दिया है कितना 100 मिली हेनरी। 100 इंटू 10 टू द पावर -3 होता है ना, नहीं? बोलो क्या जानते हो, 10 टू द पावर -3 होता है ना मिली हेनरी से हेनरी करने का। यस सर, ये बन गया। इसको सिंप्लीफाई करना है खाली, इज इक्वल टू 100 बाय ये 400 हो गया प्लस इसको देखते हैं क्या बनता है 2 पाई, मतलब ये हमारा 100 बना, 100 और 100 10 टू द पावर 4 हो गया। 10 टू द पावर 4 में मैं क्या करूंगा, ये 10 टू द पावर -3 करूंगा, मतलब 10
पाई इंटू 10 मतलब 3.142 इंटू 10 31.4 इंटू 10 या फिर इसको 31.42 का स्क्वायर कर लो रूट ओवर 100 बाय समथिंग इट विल कम 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 961 तो होता है ये 100 हम इसको ये कर लेंगे ना 3.142 का स्क्वायर को हम 10 ही लेते हैं नियरली इक्वल टू 10 लेते हैं 3.142 का ये फिर 3.142 नहीं है तो मतलब इसको 100 ही लेना पड़ेगा ये 3.142 होने से हम 10 लेते हैं मतलब पाई का स्क्वायर को हम 10 लेते हैं कभी कभी कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10 हो गया पाई का स्क्वायर अब ये पाई का स्क्वायर नहीं है 10 पाई का स्क्वायर है मतलब 100 पाई स्क्वायर 1000 900 400 प्लस 1000 नियरली लिखना है यहाँ पे रूट ओवर चलो इसमें से 100 कॉमन ले लेते हैं 100 कॉमन ले लेंगे तो बाहर में 10 आ जाएगा ये ऊपर 10 हो गया नीचे क्योंकि 100 कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे 10 होगा यहाँ पे 4 होगा 10 प्लस 4 है 14 का रूट ओवर विल कम समथिंग अराउंड 3 पॉइंट कुछ आएगा है ना रूट 14 ही रखते हैं एम्पियर ओके चलो इतना बन गया आई और बोलता है अब क्या फेज बोला है tan phi is equal to ओमेगा एल बाय आर ओमेगा एल का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे 31.42 बाय आर का वैल्यू हमको कितना दिया है 120 ये हो गया हमारा कितना 1571 सही लिखा क्या मैं बोलो रे 1.57 ओके 1.57 अच्छा 1.57 इससे आपको पता है कि पाई बाय 2 होता है नहीं पाई बाय 2 होने से भी क्या फायदा कोई दिक्कत नहीं तो नंबर आ गया tan इनवर्स इतना 45 का ऊपर थोड़ा होगा क्योंकि tan इनवर्स 1 होता है 45 से थोड़ा ज्यादा होगा कितना होता है जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास टेबल नहीं है कैलकुलेटर यूज करने का अलाउ नहीं है तो हम नहीं निकालेंगे इतना निकाल के छोड़ देंगे है ना tan इनवर्स लिख के छोड़ते चलता है समझ में आई ये क्वेश्चन क्या हुआ कुछ पूछ रहे हो क्या ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं देखो a coil of inductance 0.5 Henry and resistance a coil of inductance 0.5 Henry and resistance 100 ohm is connected to 240 volt 50 hertz supply. Find the maximum current in the coil. बीट ए हो गया क्या? Find maximum current in the coil और बीट बी हो गया. What is the time lag between voltage and current? Between the voltage maximum and current maximum. What is the time lag
between voltage maximum to current maximum। तो ये नया चीज एक आ गया, और इधर टाइम लेग, मतलब कितना टाइम का डिफरेंस है, कितना टाइम का डिफरेंस है। हम लोग अभी तक तो फाई निकालते आ रहे हैं, लेकिन अभी ये क्वेश्चन में बोला है कि कितना फाई का डिफरेंस है, कितना टाइम का डिफरेंस है, ताकि ये मैक्सिमम और वो मैक्सिमम पहुंच जाए। मतलब वोल्टेज मैक्सिमम हुआ, करंट थोड़ा देर के बाद मैक्सिमम होगा, तो वो कितना है वो तो हम पढ़ते हैं। जो फेज एंगल होता है वही फेज जो है वही हो गया हमारा, जितना देर के बाद, जितना एंगल के बाद वो होता है। लेकिन हमको एंगल नहीं पूछा है, हमको पूछा है टाइम। तो देखें कि उतना टाइम कवर करने के लिए उतना एंगल कवर करने के लिए कितना टाइम लेता है, ओमेगा टी इज इक्वल टू दैट कर देंगे। समझा मेरी बात? मैक्सिमम करंट के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से निकाल देंगे। हाँ, दिक्कत क्या है, थोड़ा हमको समझना है के लिए मैक्सिमम करंट कितना होता है। मैक्सिमम करंट के बारे में बात बोल रहा है, मतलब क्या बोल रहा है, आरएमएस वैल्यू या फिर पीक वैल्यू? पीक वैल्यू। इसका मतलब ये जो हमको दिया है 240 वोल्ट, ये आरएमएस वैल्यू है, पीक वैल्यू है? मतलब हमको आरएमएस मिलेगा, करंट जो है मेरे को आरएमएस मिलेगा। समझा मेरे बात? करंट विल बी इन आरएमएस, करंट जो है आरएमएस मिलेगा। तो उसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, उसको पीक वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, √2 मल्टीप्लाई करके। आया समझ में? तो पहले हम क्या करेंगे, करंट निकालेंगे। करंट निकालने के बाद उसके में हम लोग क्या करेंगे, √2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो पीक वैल्यू आ जाएगा। फिर निकालेंगे क्या, फाई, फिर फाई से हम टी कैसे निकालेंगे, ओमेगा इंटू टी इज इक्वल टू फाई करके हम निकाल देंगे टी का वैल्यू। बोलो, पता चला? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। R इज इक्वल टू 100 ओम, एक्सएल लिख देता हूं डायरेक्ट, ओमेगा एल 2 पाई एफ एल 2 पाई, एफ का वैल्यू कितना है 50 इंटू एल हो गया 0.5, तो ये हो गया 2 इंटू 0.5 हो गया 1, मतलब 50 पाई, 50 पाई। ओके, कितना हो, तो z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर रूट ओवर 100 का स्क्वायर, मतलब 4 तो 0 आ जाएगा। 50 पाई का स्क्वायर 2500 कर लेते हैं, पाई स्क्वायर को मैं 10 ही ले लेता हूं, रूट ओवर हो गया। तो इसमें कितना ना जीरो बाहर आएगा, बाहर तो 2 ही जीरो आ पाएगा, 100 आर बच गया यहाँ पे। ये मैं सही लिखा हूँ कि नहीं, 100 में 2 जीरो, 25 1 2 3 4, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 100 कॉमन लेते हैं, 100 कॉमन लेने से ब्रैकेट में कितना आएगा, ये हो जाएगा 100 प्लस ये हो जाएगा 250 रूट ओवर 10 इंटू 350 का रूट ओवर, ये 6 का आसपास आ रहा है, इस पर चाप ओम। Therefore IRMS is equal to 240 by 10 root 35 ampere. So I pick IO maximum current √2 into IRMS, that is equal to √2 into 240 by, ये तो कट रहा है ना,
24/√35 एम्पियर। √2 into 24/√35 एम्पियर। ये मैक्सिमम करंट हो गया। ये जो हम निकाले, दिस इज फर्स्ट बिट का आंसर हो गया, बिट ए मैक्स। ओके, अब हम लोग बिट बी में आ जाते हैं। बिट बी क्या बोला है, व्हाट इज द टाइम लेंथ, कितना टाइम का पीछे आ रहा है, तो निकालते हैं फाई, या फिर 10 फाई बोल दो डायरेक्ट। 10 फाई इज इक्वल टू ओमेगा एल बाय आर। फिफ्टी पाई डिवाइडेड बाय आर हो गया हमारा कितना, 100, दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो फाई का वैल्यू जो है ना वो कुछ ऐसे निकल के आता है, इट इज कमिंग अराउंड 57 पाई बाय 180, 57.5 dB। इसको रेडियन में करने से 57.5 इंटू पाई बाय 180 आता है। ओके, अच्छा ये एंगल कैसे मिलेगा, ओमेगा इंटू डेल्टा टी। ओमेगा इंटू डेल्टा टी 5 होगा, इज इक्वल टू 57.5 इंटू पाई बाय 180। ओके, अब ये ओमेगा का वैल्यू पुट कर देते हैं 2 पाई एफ। 2 पाई इंटू एफ, एफ का वैल्यू 50 इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू 57.5 इंटू पाई बाय 180। ओके ना, पाई के साथ पाई कैंसिल हो गया, तो डेल्टा टी का वैल्यू हो जाएगा हमारा कितना भी 57.5 बाय 180 इंटू 100। This is coming nearly equal to 3.19 into 10 to the power minus 3 सेकेंड, या फिर 3.19 मिली सेकेंड। समझ में आया रे?